पश्चिमी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, श्रीमती कमलजीत सहरावत। सांसद के रूप में परवेश वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। टोटल फेलियर है आम आदमी पार्टी का। जाम की समस्याएं, दिल्ली इतनी राष्ट्रीय राजधानी है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, पूरे राजनीतिक महकमा यहाँ लगा रहता है, उसके बावजूद दिल्ली की महिलाएं सेफ नहीं है। आम आदमी पार्टी के इस बार सांसद के रूप में महाबल मिश्रा जी हैं। पिछली बार वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। कुल मिलाकर यहीं पर उनकी विचारधारा का पता चल जाता है। मोदी जी तो चौकीदार हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं और हम सब मोदी का परिवार है। नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ कमलजीत सहरावत जी, जो पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार बनी है। कमलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। 2 बार के लगातार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा के टिकट कटने के बाद आपको बीजेपी ने मैदान में उतारा है। क्या पिछले कुछ 10 सालों में कुछ कमी रह गई थी? नहीं दीपक जी, सांसद के रूप में परवेश वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सत्ता और संगठन दोनों के ऊपर कार्यकर्ताओं को भेजा जाता है, काम दिया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। इसमें कोई टिकट कटना या कोई रिपोर्ट कार्ड का आधार नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं की सीट को बढ़ाना था और दिल्ली देहात में महिलाओं की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाकी योजनाओं में भी देहात को इंक्लूड कर रहे हैं, उसकी वजह से नारी शक्ति वंदन नियम का एक रूप दिखाने के लिए टिकटों में महिलाओं को बढ़ाया गया है। और साहिब सिंह परवेश वर्मा जी को आप टिकट काटना नहीं कहेंगे, उनको भी कोई ना कोई स्थान संगठन में इससे अच्छा दिया जाएगा। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या से मैं आपकी शुरुआत करूंगा। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है मैम प्रदूषण। अक्टूबर के आसपास जब प्रदूषण हमारे दिल्ली में हावी हो जाता है तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हमेशा एक लड़ाई रहती है, लेकिन उस लड़ाई के बीच में जो पिसती है वो आम जनता है। और ये आपका जो इलाका है वो कहीं ना कहीं हरियाणा से भी कुछ इलाका टच होता है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के कारण जो धुआं इधर आता है उसकी वजह से प्रदूषण होता है। तो ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी? आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने पहले गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी सुनी थी, लेकिन आजकल दिल्ली में एक नया उपहार दिल्ली सरकार ने दिया है कि प्रदूषण के नाम पर भी छुट्टियां होती हैं। इस प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार को अपने काम करने चाहिए थे, केंद्र को अपने काम करने चाहिए थे। दिल्ली सरकार कोई भी काम करने में ग्राउंड पर फेल रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वो एंटी स्मोक गन, एक स्मोक गन लगाई, उसकी कॉस्ट 70 लाख के आसपास थी, लेकिन उसके एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च दिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार लेकर आई। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, अर्बन एक्सटेंशन रोड जो पेरिफेरल रोड बन रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया कि दिल्ली में जो वाहन आते हैं, चाहे वो सामान को लेकर आने वाले हैं या यातायात जो को भी साधन है जो दिल्ली में आता है, उसे अगर दिल्ली में आने से रोका जा सकता है, तो इसके लिए इस पूरी परियोजना को बनाया गया ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार इस तरह से काम किया कि पॉल्यूशन कम हो, लेकिन दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर फेल रही है। दिल्ली सरकार, जैसे आपने बताया कि मैम दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर फेल रही है, लेकिन पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में इस तरह की प्रॉब्लम हमारे देश में बनती चली गई। हमने कोविड के दौरान मास्क देखे थे, लेकिन अब क्या है कि दिल्ली में प्रदूषण होता है तो उसकी वजह से भी लोग मास्क लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। कब तक ये आरोप? दिवाली आती है, दिवाली आने के बाद उस पर पटाखों पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है, फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि जिस तरह से पराली जलाने से धुआं होता है उसकी वजह से लोगों के लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें जिसमें नोटिस करने वाली बात है कि जिससे दिल्ली वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसा आपने कहा कि जो मास्क है वो आज दिल्ली में एक तरह से पहचान बन गया है। ये कोविड के समय पर आया था, लेकिन आज भी पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी लोग मास्क लगा कर रखते हैं। कोई भी सरकार दिल्ली में अगर जो काम कर रही है उसको एक ठोस परियोजना बनाने की ज़रूरत है। एक सॉलिड पॉलिसी चाहिए कि इस पॉल्यूशन को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करती है। एक उदाहरण के तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं कि एक तो मेट्रो को बढ़ाया जाए, लेकिन मेट्रो के 5th फेज में भी किस तरह से दिल्ली सरकार ने अपना हिस्सा देने से मना कर दिया। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि आपको ऐड देने के पैसे हैं, लेकिन मेट्रो परियोजना के लिए पैसे देने का आपके पास फंड नहीं है। एक कटाक्ष किया गया था जी, तब जाकर ये पैसा दिया गया। अगर दिल्ली में वेल कनेक्टेड मेट्रो हो, इलेक्ट्रिक बसों की अगर मैं बात करूं, दिल्ली सरकार ने कोई बस नहीं खरीदी। अभी आपने लगातार देखा कि दिल्ली के सीएम बसेस का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बसेस जो इलेक्ट्रिक बस हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने तकरीबन 1200 बसें दिल्ली को दी हैं। दिल्ली सरकार ने अपना कोई भी बस नहीं खरीदा है। तो अगर कोई भी ठोस ग्राउंड नहीं है, और एक और बात महत्वपूर्ण है, जब तक पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तब तक तो पंजाब की पराली जिम्मेवार थी दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर। जब से पंजाब में उनकी सरकार आई है वो पराली का नाम ही नहीं लेते हैं। तो अगर ठोस योजना नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। ये जो मैंने तीनों काम बताए हैं आपको, इन तीनों से आपको पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रयत्न कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार का इसमें कोई भी, मैं कहूँ कि उनका एजेंडा ही नहीं है पॉल्यूशन को कम करना, क्योंकि इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनका एजेंडा ही नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई काम भी नहीं हो रहा है। कमलजीत, शहराबाद अगर जीतती हैं तो पश्चिमी दिल्ली के लिए प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या ऐसा ठोस कदम उठाएंगे आप? सबसे पहले तो पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली सरकार में जिस तरह से वाटर स्प्रिंकलर्स की जो बताई गई हम खरीदेंगे, वो खरीदे नहीं गए। एंटी स्मोक गन्स का रिपोर्ट पढ़कर क्या उसको आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आई। मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले अपनी सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मेरे क्षेत्र में जो पॉल्यूशन है उनके क्या कारण हो सकते हैं उनको ढूंढकर जो भी काम उसमें किए जा सकते हैं, जैसे कि आईआईटी की रिसर्च यूनिट है हमारी, बहुत अच्छा काम वो बच्चे करते हैं, लेकिन उनको करने दिया जाए। उनके बीच में ये ना कहा जाए कि इसमें आप मुझे क्रेडिट देंगे, इसको क्रेडिट देंगे। अगर इस तरह से ना करके अगर एक सॉलिड रिपोर्ट बनाकर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि इससे पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं दिल्ली की कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में आपसे पूछूंगा, जैसे प्रदूषण हो गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है पानी, स्वच्छ पानी। और दिल्ली के कुछ इलाके में ऐसे हैं जिनमें पानी प्राइवेट भी पीना पड़ रहा है लोगों को। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी पूरी की पूरी कमाई उसमें चली जाती है। दिल्ली सरकार नारा दे रही है कि हम मुफ्त पानी दे रहे हैं, और कई जगह पर उनके वीडियोस भी आते हैं कि मुफ्त पानी मिल रहा है। लेकिन ज़मीन पर जो हमने देखा, कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें मानना पड़ेगा कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ पर लोगों को साफ़ पानी तक नहीं मिल रहा है पीने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो 24 घंटे पानी की सप्लाई करेंगे और पानी का जो बिल है वो मुफ्त होगा, वो फ्री होगा। लेकिन हम देखिए 500 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड जो 2014 में प्लस में था, आज 7 साल बाद वो 70,000 करोड़ माइनस में हो चुका है। पूरा विभाग ही घाटे में चला गया है। दिल्ली जल बोर्ड की अगर बात करें, यहाँ पर एसटीपी प्लांट लगने बहुत ज़रूरी थे ताकि यमुना के पानी को पीने लायक बनाया जाता। जितना पानी हरियाणा और पंजाब दे रही है या कोई और सरकार किसी को दे सकती है उतना मिल रहा है, उनको अपनी भी ज़रूरत पूरा करनी है। तो दिल्ली सरकार को जो यमुना पे एसटीपी लगाकर पानी को यूज़ के लायक बनाना था, दिल्ली सरकार उसमें पीछे रही है। यहाँ पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है, नितिन गडकरी जी ने 2017 में 2890 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए थे कि जो आपकी 8 बड़े नाले और नहर टाइप में हैं, आप उनके ऊपर एसटीपी प्लांट लगाइए और दिल्ली में आप कम से कम सिंचाई के लिए या बाथरूम में प्रयोग के लिए या किचन के अलावा प्रयोग करने के लिए आप एसटीपी प्लांट लगा के पानी की सप्लाई कीजिए। लेकिन वो 2890 करोड़ रुपए भी दिल्ली सरकार प्रयोग में नहीं ला पाई। यमुना की जो हालत है वो आपके सामने है। होना ये चाहिए था जितने भी नाले दिल्ली के अंदर हैं उनके ऊपर एसटीपी प्लांट लगते, उन पानी से नई लाइन बिछाई जाती, उन लाइनों से पार्कों का या सफाई करने का या पौधों में देने के पानी की सप्लाई की जाती और पीने के पानी की लाइन को अलग किया जाता। लेकिन विज़न है नहीं, सिर्फ मुफ्त और मुफ्त बोलते हैं, और मुफ्त में बोले हमें उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन जो कहते हैं वो करें तो सही। तो आज जो हालात है पानी की सप्लाई मेरे क्षेत्र में वेस्ट में 3 इलाके हैं, गाँव भी है, वहाँ पर द्वारका भी है, कॉलोनी भी है। आप 3 सेक्टर्स में जाकर पूछिए पानी की कितनी त्राहिमाम वहाँ पर हुआ है। तो पानी दे नहीं पा रहे हैं, डिपार्टमेंट को घाटे में पहुंचा दिया, एसटीपी की लाइन वो डाल नहीं रहे हैं, तो दिल्ली को किस ओर लेकर जा रहे हैं ये तो हम सबको सामने दिखाई दे रहा है। जबकि आपके क्षेत्र में तो छावला नहर भी है और मतलब कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कई जगह गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं।
वेस्ट दिल्ली में साहिबी नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता है। साहिबी नदी एक गंदा नाला बन चुकी थी। दिल्ली सरकार ने उसको कभी टेकअप नहीं किया। एलजी सरकार ने साहिबी नदी के ऊपर काम करना शुरू किया और आपको जान के हैरानी होगी, वहाँ पर जब पानी साफ होने की कोशिश हुई तो ये हुआ कि यहाँ पर हमें एक नाव चाहिएगी और उस नाव को हम ये देखेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, कैसे है, ताकि हम उसको यमुना पार से किस तरह से सामान ढोने के लिए कनेक्टिविटी हो सकती है, साहिबी नदी में बाहर की बाहर पानी के थ्रू उसको चेक करेंगे। आपको हैरानी होगी, दिल्ली सरकार ने नाव देने से एलजी साहब को मना कर दिया और तब कहीं जाके उस नाव को ट्रायल के लिए नौसेना से एलजी ने रिक्वेस्ट करके लिया। साहिबी नदी को अगर साफ कर दिया जाता तो उससे काफ़ी हमारे जो हिस्सा है उसकी एक बड़ी आपूर्ति हो सकती थी और जो मुनक नहर का पानी बाकी है उनके ऊपर बोझ कम हो सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनका कोई ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान पैसा कमाने पे है, उनका ध्यान झूठ बोलने पे है, लेकिन दिल्ली के लिए ठोस प्लान बनाने पे उनका कोई ध्यान नहीं है। पानी से जुड़ी एक और समस्या है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार कहती है कि मुफ्त पानी, वहीं उसी इलाके में जहां दिल्ली की सरकार की तरफ से पानी नहीं जा रहा है, उसी इलाके में मैंने कई जगह में देखा है कि पानी के माफिया बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेट पानी वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं और लोगों को पानी, जैसे बिजली के खंभों पर तार जाते हैं उस तरह से पानी की पाइपलाइंस जा रही हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं द्वारका से टैंकर माफिया को ख़त्म कर दूंगा और वो इसीलिए मुनक नहर को लेकर आए। उन्होंने जो काम करना था बिल्कुल टाइम से किया। मुनक नहर का पानी आने के बाद द्वारका की समस्या खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पानी का प्रेशर भी बढ़ रहा है, इसलिए उस मुनक नहर के पानी के अलावा भी हमें पानी का कोई सोर्स चाहिए था। वो जो पानी का सोर्स है वो बाकी स्टेट से ना आके सिर्फ और सिर्फ अपना जो पानी है उसी को ट्रीट करके बदला जा सकता था। तो आज टैंकर जो है वो तो पानी को ट्रीट करके भरकर ले जाके बेच रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार पानी देने में असमर्थ है, फेल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है। तीसरी बड़ी सबसे समस्या दिल्ली का जाम। नजफगढ़ का फिरनी रोड मेरे को याद आ रहा है कि वहाँ पर ऐसा जाम लगता है कि मैम आप ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी कर सकते हैं गाड़ी में बैठे बैठे, ऐसा जाम है। तो उस जाम से कब निजात पाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। और कल भी मेरे 50 मिनट एक ही स्थान पर खड़े खड़े लग गए हैं। ये हैरानी वाली बात है कि जिस क्षेत्र का मंत्री 2 बार मंत्री है और वो रूरल मिनिस्ट्री और बाकी जो अर्बन मिनिस्ट्री है उन सबको देख रहा है और उसके बाद भी वो अपनी क्षेत्र की समस्या का हल नहीं कर पा रहा। दिल्ली में सब जगह जाम की समस्या है क्योंकि उनके कोई भी प्लानिंग नहीं है, लेकिन हमारी वेस्ट दिल्ली में और ख़ासकर नजफगढ़ में तो जाम की समस्या ये है कि लोगों ने नजफगढ़ जाना ही छोड़ दिया है। और इस जाम को कम करने के लिए हालांकि अर्बन एक्सटेंशन रोड और द्वारका लिंक रोड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने बनाए हैं, लेकिन वो बाहर से जाने के लिए हैं। इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने कोई काम अगर वहाँ पे जैसे नहीं किया है तो दिल्ली की जनता के साथ साथ नजफगढ़ की जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि उसे पता नहीं कि आप वाली बात है कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर लंच भी हो सकता है। तो टोटल फेलियर है आम आदमी पार्टी का जाम की समस्याएं। इसका मुख्य कारण है कोई प्लानिंग नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो ई रिक्शा की जरूरत ना पड़े, अगर टाउन वेंडिंग कमेटी हो तो जगह जगह रेहड़ी ना लगे। इन समस्याओं को क्योंकि सॉल्व नहीं किया जा रहा है तो इसी वजह से दिल्ली के हर क्षेत्र में और खासकर वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ में जाम की स्थिति बहुत बदतर है। मैम, नजफगढ़ में जो बस टर्मिनल है उसके सामने ही अनाज मंडी है और सब्जी मंडी भी है, और वो रोड इतना मतलब काफ़ी खुला रोड है वो, लेकिन उसकी वजह से वहाँ पे इतना जाम लगता है कि आने वाले इलाकों में कई जगह आगे जैसे झरोड़ा कैंप निकलते हैं, आगे बहादुरगढ़ के लिए लोग निकलते हैं, तो उसकी वजह से पूरा एक बल्क में जाम लगता है और कई लोगों को दिक्कतें होती है। जैसे परीक्षा देने वाले छात्र जा रहे हैं तो उनको भी काफ़ी लेट हो जाता है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी लेट्स होता है उनको। जो भी सब्जी मंडी की बात हो या कोई भी बाजार की बात हो, इसके लिए एक स्थान उस क्षेत्र की ज्योग्राफी को देख के निर्धारित होना चाहिए और इसी के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी होती है। अगर टाउन वेंडिंग कमेटी ढंग से अपना काम करे, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हम इनके बिना जीवन नहीं बिता सकते हैं, इनका होना भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन इनका इस समय प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि उस प्लानिंग में उनका स्थान भी निर्धारित हो और जाम या बाकी जनता को इससे कोई दिक्कत भी ना हो। जिस तरह से आपने बताया है
टाउन वेंडिंग कमेटी कोई भी स्थान इस नजफगढ़ की पुरानी मंडी को नहीं दे पा रही, इसीलिए लोग वहाँ से हट नहीं रहे हैं। क्योंकि उन्हें अगर नया स्थान दे दिया जाए जहाँ उनको सुविधा हो, और नजफगढ़ और आसपास की, क्योंकि मंडी बहुत पुरानी है, आसपास के लोगों को भी सुविधा होगी तो वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कोई भी स्थान उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, उनके रोजगार को छीना जाएगा तो वो लोग नहीं मानेंगे इस बात को। इसलिए ये भी आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी बात है कि वो इन लोकल मुद्दों की तरफ ध्यान ही कोई नहीं देती है, बल्कि वो तो झूठे से झूठा वादा करने में आगे रहती है। तो जो आपने मंडी की बात बताई है, जब तक इनको उचित स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक की मंडी की समस्या ऐसे ही रहने वाली है। चौथी सबसे बड़ी समस्या है नाले, सीवर। बारिश होने के बाद आपके एक नेता भी थे जिन्होंने सड़कों पर रिवर राफ्टिंग की थी और केजरीवाल जी का धन्यवाद भी किया था। तो आपकी जो क्षेत्र लगता है उसमें एक हल्की सी बारिश हो तो सड़क तो गायब ही हो जाती है, और उसके बाद आते हैं भारी भारी गड्ढे, जिनकी वजह से लोगों का एक्सीडेंट होता है और जान गंवानी पड़ जाती है। तो कमलजीत शेरावत अगर जीतती हैं तो पहले इन गड्ढों पर, इन सड़क पर और इन जो नाले खुले हुए हैं इन पर काम करेंगी? देखिए, कुछ काम स्टेट के और कुछ सेंटर के काम होते हैं। स्टेट के काम स्टेट को करने पड़ते हैं, लेकिन स्टेट को एक रिपोर्ट लेकर बताना, उनके बार बार मिलकर उनकी चिंता करना, ये मेरा काम जरूर होगा। और जहाँ पर भी नेशनल हाईवे की रोड्स बन सकती हैं, अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे ने अपनी रोड बनाकर कवर किया है। तो जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड कहीं पे भी लग सकता होगा, हम उसको ज़रूर लगवाएंगे। और जो दिल्ली सरकार के जहाँ पर रोड हैं, हम उसके लिए ज़रूर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और हम टेबल पर करेंगे, ताकि झाड़ू पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करे। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। दिल्ली की पांचवी और सबसे बड़ी समस्या और बहुत गंभीर समस्या है महिला सुरक्षा। श्रद्धा हत्याकांड हो या फिर शादरा डेयरी में नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या कर देनी हो, दिल्ली सरकार आप पर यह आरोप लगाती है कि केंद्र के अधिकार में दिल्ली पुलिस आती है, और बावजूद इसके दिल्ली में घटनाएं रुक नहीं रही हैं। दिल्ली सरकार ने एक और आरोप लगाया था कि 2012-13 के बाद जब 14 में मोदी सरकार दिल्ली वापस आई या दिल्ली में सरकार बनाई, और 10 साल से अब तक दिल्ली में महिलाओं पर अपराध नहीं रुक रहा है। वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अधिकार में दे दीजिए। दिल्ली सरकार ने जो कहा है कि हमें दे दीजिए, उसका उदाहरण तो हमने 26 जनवरी पर उनके धरने के समय देखा है। लेकिन आपका जो बिंदु है, लगातार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि महिलाओं को कम से कम वो प्लेटफॉर्म इशू कराए जाएं, वो प्लेटफॉर्म दिए जाएं कि वो अपनी शिकायतें रख पाएँ। जगह जगह पर पुलिस पिकेट्स बनाई गई हैं, महिला थाने खोले गए हैं, और महिलाओं को एक अलग से नंबर अलॉट किए गए हैं कि अगर उनके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें उनके साथ कोई दिक्कत है तो वो उस नंबर पे बता सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि दिल्ली में जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, लेकिन ये घटना मिलजुल कर दूर करने की बात है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई कदम नहीं ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस को वहाँ पर लाकर एक सुरक्षा का वातावरण बना सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है, महिलाओं को रात बिरात अगर रोड पर जाना पड़ता है तो वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैमरे लगाने की पहल की है। आप देखेंगे दिल्ली में जगह जगह, आप कहेंगे कि वो तो दिल्ली सरकार भी लगा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के कैमरे में फ़र्क है। आप देखेंगे दिल्ली सरकार का कैमरा, उसकी कोई विज़न या उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत कम है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो सभी मेन रोड्स के ऊपर लगाए गए हैं। सभी मार्केट्स के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कैमरे लगा रही है। तो दिल्ली सरकार जिस तरह से आरोप लगाती है, आरोप लगाने के लिए नहीं, बैठकर बात करने की जरूरत है कि दोनों सरकार मिलकर किस तरह से कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भूमिका है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस भूमिका को निभाने का पूरा प्रयत्न कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की आपने बात करी, उन सीसीटीवी कैमरों में केवल घटनाएं कैद होती हैं। हमने कई घटनाएं ऐसी देखी हैं, आप खुद एक महिला हैं और आपने भी देखा होगा कि किस तरह महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है। कई जगह पर एक लड़की थी, उसको गाड़ी के नीचे घसीट करके लंबे रोड तक, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो रही है। आप देखिए बेटर कंट्रोल उत्तर प्रदेश में रहा, उत्तर प्रदेश में अपराध पर कंट्रोल किया गया। उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ दिल्ली है, और दिल्ली इतनी राष्ट्रीय राजधानी है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, पूरे राजनीतिक महकमा यहाँ लगा रहता है, उसके बावजूद दिल्ली की महिलाएं सेफ नहीं है। और ये मुद्दा आज से नहीं, शीला दीक्षित के टाइम से चला रहा है। जिस घटना का, निर्भया कांड का आपने जिक्र किया, वो दिसंबर 2012 की बात है। पूरा देश उस समय एक तरह से कहिए बहुत शोक में चला गया था कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन 2012 के बाद 14 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है,
लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, उनमें आत्मविश्वास भरने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो काम आपने कहा कि भाई क्या कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर कैमरे लगाने के साथ साथ महिला थाने खोलना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब में उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो अपनी रक्षा किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली राजधानी होने के नाते बहुत लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता है, और दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बहुत बड़ी एक जनसंख्या रहती है, तो इसको करने के लिए दोनों सरकारों को साथ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें भी इस मामले पर दिल्ली सरकार का साथ चाहिए। एक दिल्ली में अभी पिछले 2 सालों से एक चीज़ देखने को मिली है मैम, कि हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, उस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में उपद्रव हो जाता है, दंगे हो जाते हैं। अक्सर ये चीज़ें हमने कुछ दूसरे राज्यों में देखी थी, कुछ बैकवर्ड इलाकों में देखी थी, जहाँ पर एक धार्मिक उन्माद हो जाता है और एक भीड़ आती है और यात्रा निकालने वाले लोगों पर पत्थर बरसाती है। सेम यही चीज़ हमने राष्ट्रीय राजधानी में देखी। दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जो पॉश इलाके बोले जाते हैं, उन इलाकों में ये घटनाएं घटी। आपने जो कहा वो बात जब पीछे देखने में आई है तो बहुत चिंता की बात थी कि इस तरह के उपद्रव जब हुए हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, उनके कार्यकर्ता कैमरे के अंदर कैद हुए हैं, उनको सज़ा मिली है। धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति की निजता का अधिकार है, वो किसी भी धर्म को माने, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसके धार्मिक जुलूस शांति प्रिय निकालने का अधिकार है। तो जब आपने देखा, जबकि पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ, तो ताहिर हुसैन जी जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी थे, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। अगर हम ओखला की तरफ बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो डायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मुझे लगता है कि ये धर्म की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है वो नहीं करना चाहिए। ये पूरे दिल्ली के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए और हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई घटना होती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय है। मैम, दिल्ली का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो विकास से कहीं ना कहीं अछूता रह गया है, और वो क्षेत्र आपके अधिकार में आ रहा है। दिल्ली का जो आपका पश्चिमी दिल्ली के जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, और ये पिछले काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। इसका एक कारण गैंग वॉर भी बताया जाता है कि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटी थी, जिसके बाद ये लोग और निवेश करने वाले लोग थोड़ा सा पीछे हटने लगे हैं। आप उन निवेश कंपनियों को या फिर अपने बेस्ट लेवल पर आप क्या करना चाहेंगे जिससे कि वहाँ पर निवेश होना स्टार्ट हो? आपने जो बात कही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले इस बात की चिंता कर चुके हैं, और IICC जो कन्वेंशन सेंटर बना है यशोभूमि, वो प्रोजेक्ट अपने आप में एक कहिए कि रोजगार का बहुत बड़ा साधन बनेगा। 5 लाख लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भारत दर्शन पार्क बनाया जा रहा है। भारत दर्शन पार्क टूरिज़्म को जब बढ़ाएगा तो उससे टूरिज़्म बढ़ने से यातायात जो सुविधा होती है या जो बाकी फूड वेंडर्स है, सबका एक काम धंधा बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अलावा हमारी कुछ योजनाएं लेकर आए हैं। जैसे कि मेरे क्षेत्र में 18 तरह के जो कारीगर हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो विश्वकर्मा कैटेगरी के अंदर आते हैं। विश्वकर्मा योजना में प्रधानमंत्री जी इन 18 प्रकार के काम करने वाले लोगों को इस तरह से लोन देते हैं कि उनकी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे और उनको काम शुरू करने के लिए रोजगार मिलेगा। तो रोजगार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप भी लेकर आए हैं, विश्वकर्मा योजना भी लेकर आए हैं, स्वनिधि योजना भी लेकर आए हैं, और अब सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए, ताकि एक छोटा सा महिलाओं का ग्रुप इकट्ठा हो और सरकार से सहायता लेकर वो इस काम को शुरू कर पाए। इस पर भी नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान है। तो मैं कह सकती हूँ कि आने वाले समय में, जैसा कि उनका 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एक सपना है कि वो बहनों को बहुत सक्षम बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह सब रोजगार के जो साधन हैं वो हम पश्चिमी दिल्ली में ज़्यादा उपलब्ध कराएंगे। और जो इस तरह की योजनाएं हैं जिनसे कि काम धंधा, जैसे IICC का मैंने जिक्र किया, ऐसे बाकी प्रोजेक्ट भी द्वारका में आएंगे, पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र में आएंगे। इस बात की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। आप चुनावी मैदान में आप जा चुके हैं और आपके सामने गठबंधन के लीडर महाबल मिश्रा जी सामने हैं, और वो सांसद भी रह चुके हैं पहले, और पिछली बार भी वो उन्होंने उम्मीदवार थे, कांग्रेस की तरफ से थे, और इस बार गठबंधन के तौर पर वो उतरे हैं मैदान में। कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? आम आदमी पार्टी के इस बार सांसद के रूप में महाबल मिश्रा जी हैं। पिछली बार वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे।
कुल मिलाकर यहीं पर उनकी विचारधारा का पता चल जाता है। और आपने कहा वो सांसद रहे हैं, तो मैंने भी एक बहुत बड़े क्षेत्र का साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर के रूप में प्रतिनिधित्व किया है और अपने कामों से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले इसके लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव में 2 कैंडिडेट आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने संकल्प पत्र को लेकर और रिपोर्ट कार्ड लेकर, क्योंकि 2 बार के हमारे मैनिफेस्टो की रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में है, 2014 का मैनिफेस्टो, 2019 का मैनिफेस्टो, दोनों को पूरा करके 90% से अधिक काम मोदी सरकार के किए हैं। और अब जो संकल्प पत्र है उस पर जनता का विश्वास होगा। जनता को पता है कि ये जो काम बताए जा रहे हैं, ये सभी जो एजेंडा के अंदर हैं योजना, ये लागू होंगी क्योंकि संकल्प पत्र पूरा होगा। तो मुझे लगता है जनता का विश्वास जब हमारे पिछले संकल्प पत्र के कामों को देखकर हम पर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत भारी बहुमत से हम दिल्ली की सभी सीटों को जीतेंगे। इंटरव्यू के अंतिम दौर में हम चल रहे हैं, तो मेरा अब एक सवाल मैम आपसे ये भी रहेगा कि बीजेपी आपकी पार्टी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार बाहर। वो सही कह रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी के जो हालात हैं वो कह रहे हैं। पिछली बार भी उन्हें विपक्ष का नेता बनने के लिए जितना नंबर चाहिए है वो नहीं मिला था, तो वो मोदी सरकार बाहर नहीं, कांग्रेस सरकार बाहर कह रहे हैं। मोदी सरकार तो बाहर हो ही नहीं सकती। मोदी सरकार ने तो जितने काम किए हैं वो अपने आप में रिपोर्ट कार्ड है, तो वो जो कह रहे हैं वो अपने लिए सही कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बाहर, भाजपा तो 370 भाजपा और 400 पार एनडीए के साथ वापस मैदान में आ रही है जनता की सेवा के लिए। समस्या तो आपके लिए बड़ी होगी क्योंकि दिल्ली में भी गठबंधन हो गया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है और बिहार में तेजस्वी यादव के साथ हो गया है। कई जगह गठबंधन हो गया है, जिसकी वजह से अब आप लोगों के लिए परेशानी सामने खड़ी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये गठबंधन अवसरवादिता का गठबंधन है। जो दल एक दूसरे की विचारधारा से सहमत नहीं है, एक दूसरे के विरोधी हैं, वो अगर अपने अस्तित्व के ऊपर कोई सवाल आ जाए तो एक हो जाए और कहे कि हम मिलकर सेवा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा, चाहे वो दिल्ली का वासी हो या वो किसी और स्टेट का हो, वो इनकी बात पर भरोसा करेगा। सबने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत का सम्मान विदेशों में भी बढ़ाया है, भारत में रोजगार के साधन नए पैदा किए हैं, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जितने काम उन्होंने किए हैं, छोटे से छोटे स्टार्टअप, स्टैंड अप, शौचालय, स्वच्छ भारत, चांद तक भारत पहुंचा है। और हमारी जब लैंडिंग हुई है तो विश्व ने हमें पहले 4 देशों में शामिल होते हुए देखा है। तो इस तरह की जब प्रोग्राम चल रहे हैं देश में, तो मुझे लगता है देश की जनता का पूरा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। जिनको घर चाहिए उनको घर मिले, बिजली नहीं पहुंची थी, पानी नहीं पहुंचा था, देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर पानी और बिजली सभी गाँव में नरेंद्र मोदी जी ने पहुँचाया, शौचालय मोदी जी ने पहुँचाए हैं, महिलाओं को सम्मान निधि देने के लिए उन्होंने अनेक तरह की योजनाएं वो लेकर आए हैं, जैसे कि मातृवंदन, इसके अंदर जो बच्ची होती हैं अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, तो उनको सरकार की तरफ से मदद मिलती है और उनको इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि वो अपने आप आत्मनिर्भर हों। जैसे कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए इतना काम होने के बाद और देश को विकास के रास्ते पर आज 1,25,000 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है देश के अंदर। तो इस तरह की सड़कों का निर्माण हो रहा है, हमारी जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उनको डेवलप किया गया है, भारत चांद पर पहुंचा है। तो इतनी बातों के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का विश्वास भरपूर नहीं मिलेगा। गठबंधन एक होकर इस बार कह रहा है मोदी का परिवार, आपकी पार्टी ने इस परिवार वाले मुद्दे को भी भुना लिया। जैसे 2019 में चौकीदार चोर है से मैं भी चौकीदार, और अब दोबारा आप विपक्ष इस चीज को कह रहे हैं कि हम कहना कुछ चाहते हैं, आप लोग प्रिटेंड उसको कुछ और करते हैं जनता के सामने। यही बात है, हम वो प्रिटेंड करते हैं जो हमारे दिल में है। मोदी का परिवार 140 करोड़ भारतीय मोदी का परिवार, ये हमेशा मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार हो। पहले से कहते रहे हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो 140 करोड़ भारतीयों के लिए कर रहा हूँ और मुझ में जो करने की शक्ति आती है वो भी आप ही की वजह से आती है। तो ये तो विपक्ष की कमी है कि वो कोई भी बात ढंग से नहीं कह
कह पाते हैं। पिछली बार उन्होंने चौकीदार कहा, तो मोदी जी के समय में तो कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं। मोदी जी ने तो बाहर जो विदेशों में हमारी कलाकृतियाँ गई हुई थी 300 से ज़्यादा वो भी वापस ला दी, जो कि बहुत पुराने ब्रिटिश टाइम से गई हुई थी। तो मोदी जी तो चौकीदार हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं और हम सब मोदी का परिवार हैं। तो कहने वाले को सोचना चाहिए कि वो नारे भी सही नहीं दे सकते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की क्या कमी है। आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाना पसंद करेंगी या किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में? इस बार जो हमारा संकल्प पत्र बन रहा है उसको बहुत अलग तरीके से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है, हमारी सारी टीम नीचे उतरेगी ज़मीन पर और वो सभी वर्गों में जाकर सुझाव मांगेगी कि आने वाले 25 साल के लिए क्या काम किए जाएं कि भारत विकसित भारत बने, भारत आत्मनिर्भर भारत बने, और इसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझावों को आने के बाद ही हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा। तो इस बार जो मैनिफेस्टो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं होगा, वो भारत की जनता की उम्मीदों का मैनिफेस्टो होगा। वो भारत की जनता अगले 25 साल में क्या दिशा देना चाहती है भारत के इकॉनमी को, उसका हमारा संकल्प पत्र होगा। तो जब ये संकल्प पत्र जनता के सुझाव से बनेगा, और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 90% से ऊपर संकल्प पत्र में लिखे कामों को पूरा करते हैं, तो मुझे लगता है ये संकल्प पत्र जब हाथ में आएगा तो भारत की जनता अपने संकल्प पत्र को, यानी जो उनके सुझाव हैं उनको पूरा करने के लिए पूर्ण बहुमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देगी। पश्चिमी दिल्ली की जनता को और विशेषकर महिलाओं को और बेटियों को क्या संदेश देंगी और क्या गारंटी देंगी, मोदी की गारंटी? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की सभी जो मेरे क्षेत्रवासी हैं उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर देहात, द्वारका और कॉलोनी, चाहे वो अनऑथराइज है या रेगुलाइज है, दोनों तरह की कॉलोनी है। द्वारका की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के पानी और सीवर के क्या हालात हैं ये जनता ने देखा है। अगर मैं गांव की बात करूं, 840 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के पास ग्रामीण बजट का पड़ा था जिसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब प्रधानमंत्री जी ने वो 840 करोड़ रुपए एलजी के माध्यम से डीडीओ को ट्रांसफ़र करवाया है और 400 करोड़ रुपए और दिए हैं। कुल मिलाकर 1200 करोड़ रुपए दिल्ली देहात के कामों में लगाए जाएंगे। अनऑथराइज कॉलोनी में पीएम उदय योजना आई है, रीडेवलपमेंट की प्लानिंग है, स्वनिधि, छोटे छोटे जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको लोन दिया जा रहा है। बहनों को हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। तो पश्चिमी दिल्ली में जो विकास के काम हुए हैं, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर है, अर्बन एक्सटेंशन रोड है, या जितने भी इस तरह के काम हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और उनके साथ में बेरोजगार में विश्वकर्मा योजना को भी बेरोजगारी को कम करने के लिए लेकर आया जा रहा है। तो इतने काम अगर हो रहे हैं तो मुझे लगता है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के सभी क्षेत्रवासी और खासकर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का योगदान प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रथम रखते हैं, और इस बार भी उन्होंने एक नारा दिया है कि वो 4 लोगों के लिए विशेष काम करेंगे, और उन 4 में है गरीब, किसान, युवा और महिला। तो इन चारों वर्गों के लिए अगर अलग से प्लानिंग बनाकर काम हो रहा है तो उनका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, रहेगा, और इसीलिए पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की सभी जनता मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपना भरपूर समर्थन देगी। कमलजीत जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जीत के बाद या हार के बाद या चुनावी परिणाम के बाद हम वापस मिलेंगे और वापस इन मुद्दों पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि जनता आपकी बात से कितनी सहमत हुई और कितनी असहमत हुई। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।